Hello everyone. So we were discussing the question and the answers of the chapter number 2, that is the sexual reproduction in the flowering plants. Okay. So we were on कि what is meant by emasculation. ठीक है. So by the emasculation we mean the process of the removal of the anther. ठीक है. By emasculation we mean it is the process of the removal of the anther from the flower or from the floral bud. Okay. Before its dehiscence. Okay. Now the next question is, when and why does a plant breeder employ this technique? ठीक है. अब when का तो है कि भाई this technique is performed during the process of the artificial hybridization. ठीक है. This technique is performed during the process of the hybridization when the flower is at its bud stage only. Okay. दिस when के आंसर दोनों हो सकते हैं. कब करते हैं कि भाई जब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा रहे होते हैं. ठीक है. एंड एट दी फ्लोरल बड स्टेज. ठीक है. अब the next question is asking is, why does a plant breeder employ this technique? He employs this technique so to prevent the self pollination. ठीक है. ताकि क्या हो कि जो सेम प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स हैं, सेम फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो क्या कर सके, उस फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट ना कर सके. ठीक है. So this technique is done or performed to prevent the pollination within the same flower. ठीक है. उससे पॉलिनेट ना होके जो ब्रीडर है वो उसको क्या कराता है, उस स्टिग्मा को अपने डिजायर्ड पोलन ग्रेन से पॉलिनेट करवाते हैं. ठीक है. The next question is, if one can induce parthenocarpy through the application of the growth substances, which fruits would you select to induce the parthenocarpy and why? ठीक है. अब I would not name some specific fruits or plants, पर सबसे पहले yes, पार्थेनोकार्पी. इसने ये नहीं पूछा और कुछ नहीं पूछा, इसने सिर्फ ये पूछा if one can induce पार्थेनोकार्पी through the application of the growth substances, which fruit would you select to induce the पार्थेनोकार्पी? अब if you guys remember, or if you guys know, the seeds are the product of the sexual reproduction. ठीक है. तो the fruits that are produced by the parthenocarpy process, ठीक है, they are seedless. ओके. तो अब उस अकॉर्डिंग हम सोचें कि भाई हमको सीड किस किस प्लांट्स में क्या है नहीं चाहिए, तो मेरे ख्याल से आई वुड सेलेक्ट, नॉट मच आई नो और नॉट मच आई थिंक अबाउट दैट, बट आई गेस आई वुड लाइक टू सेलेक्ट द वाटरमेलन्स और ऑरेंजेस में भी. ठीक है. क्योंकि उसमें क्या होता है कि यार ये कोई बहुत एक साइंटिफिक क्वेश्चन नहीं और प्रोबेबली आपसे शायद पूछा भी ना जाए, बट जस्ट क्योंकि दिया हुआ है तो हम आंसर कर रहे हैं. ठीक है. अगर इफ आई एम आस्क्ड कि भाई कौन सा चाहोगे, तो आई वुड लाइक द वाटरमेलन एंड द oranges to get produced by the parthenocarpy process, because क्या है ना कि उसमें जो सीड्स होते हैं, देयर आर सो मेनी सीड्स इन देम. ऑरेंज के सीड्स होते हैं, वाटरमेलन के सीड्स होते हैं. ठीक है. और एनीवे हम उनको थूकते हैं, खाता तो कोई भी नहीं है. दे आर नॉट द एडिबल पार्ट्स दैट वी ईट. ओके. सो आई वुड लाइक देम टू गेट प्रोड्यूस बाय द पार्थेनोकार्पी प्रोसेस, क्योंकि मुझे सीडलेस अगर कुछ चाहिए होगा तो आई विल चूज देम. ठीक है.
और वो कोई इतने इंपॉर्टेंस के भी हैं नहीं, तो ठीक है। तो माय आंसर वुड बी फॉर दैट वुड बी वाटरमेलन एंड ऑरेंजेस। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसने पूछा वाई, फॉर द सेम रीजन के जो इसके जो सीड्स हैं वो एडिबल वैसे भी नहीं है, ठीक है। जो उसका सीडलेस पार्ट है दैट इज मोर एडिबल, जो लोग खाते हैं, तो दैट्स वाई अगर उनमें सीड्स नहीं भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेयर एज फ्रूट्स लाइक पोमोग्रेनेट, अनार, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसके सीड्स एडिबल होते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स को अपन कभी भी मतलब पार्थेनोकार्पी से नहीं बनाना चाहेंगे, क्योंकि जब सीड्स ही एडिबल है और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में जब सीड्स ही नहीं रहेंगे तो मतलब क्या, ठीक है। तो दैट्स वाई का आंसर ये हो जाएगा, बिकॉज in watermelon and the oranges the seeds are not edible, ठीक है। the seedless part is only the edible part, so that we can choose these fruits to get produced by the parthenocarpy process, okay। जो सेकेंड जो y है इसका आंसर ये हो जाएगा। और अपन पोमोग्रेनेट का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उसमें जो सीड्स होती है वो क्या होती है, एडिबल होती है, ठीक है। तो इस वजह से अपन उसको क्या करते हैं, इसमें इंड्यूस पार्थेनोकार्पी नहीं करवाते, ठीक है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ द टैपेटम इन द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन वॉल, ठीक है। इफ यू गाइस रिमेंबर के पोलन ग्रेन जो होता है वो तो 2 वॉल्स का ही होता है, ठीक है, लेकिन उसके अराउंड क्या होती है, जो 4 वॉल्स होती है जो उसको माइक्रोस्पोर को क्या करती है, नरिश करती है, ठीक है। माइक्रोस्पोर के अराउंड क्या होती है, 4 वॉल्स होती है जो कि क्या करती है, उसको नरिश करती है, ठीक है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, द मिडल लेयर्स एंड द टैपेटम। सो द टैपेटम इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। Oh sorry, I've been saying this microspore, right? Sorry, microsporangium। माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। उसमें से क्या होता है कि जो इनरमोस्ट लेयर इज दी टैपेटम, ठीक है। अब टैपेटल सेल्स जो होते हैं ना वो दे हैव अ गुड amount of food reserve, they have good amount of food reserve in them। तो and these are what multinucleated, these are multinucleated cells, ठीक है, that has food reserve in it and that functions as the nourishment or the nourishing cells of the this microsporangium, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है कि युबिश बॉडीज होती है, ठीक है। इनके अंदर क्या होती है कि युबिश बॉडीज होती है जो कि क्या करती है कि जो पोलन ग्रेन होता है वो क्या करते हैं कि जो पोलन ग्रेन होता है उसकी 2 वॉल्स होती है, ठीक है, आउटर एंड इनर। जो आउटर वॉल होती है उसमें क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन होता है, ठीक है। तो जो स्पोरोपोलेनिन है ना वो टैपेटल सेल्स में युबिश बॉडीज जो है उससे क्या होता है, सिक्रीट होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या करती है कि पोलन ग्रेन की वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है। और ये जो कंपाउंड है जो स्पोरोपोलेनिन है ये क्या करता है, उस जो एक्साइन की जो वॉल है, जो पोलन ग्रेन की जो वॉल है दैट इज द एक्साइन, दैट इज द आउटर वॉल, उसको क्या करती है, थोड़ा सा स्पाइनी लुक देती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब एपोमिक्सिस क्या है कि इट इज asexual reproduction, ठीक है, that mimics the sexual reproduction। it is asexual reproduction that mimics the sexual reproduction। इसमें भी क्या होता है कि जो
फर्टिलाइजेशन होता है वो नहीं होता है, ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, एंड जो एम्ब्रियो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो जब हमने ये चैप्टर खत्म किया था, इफ यू गाइस रिमेंबर, वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी हाइब्रिड्स, ठीक है। तो हाइब्रिड्स क्या हमने डिस्कस किए थे कि भाई ये वो कॉम्बिनेशन होता है डिजायर्ड कैरेक्टर का, ठीक है, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिजायर्ड कैरेक्टर, तो उसको हमने क्या बोला कि हाइब्रिड, ठीक है। अब ये हाइब्रिड जो सीड्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, हमको हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता है, अदरवाइज क्या होता है कि ये कैरेक्टर्स जो है सेग्रीगेट हो जाते हैं, ये हमको उन सीड्स में क्या मिलते हैं, नहीं मिलते कंप्लीटली डिजायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। अब इसका जो कहते हैं ना उपाय निकला कि भाई जो फार्मर्स को बार बार इन हाइब्रिड सीड्स को ग्रो ना करना पड़े, ठीक है, उनके लिए मामला एक्सपेंसिव ना हो जाए, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि जब अपन जो हाइब्रिड सीड्स हैं वो एपोमिक्सिस से अगर अपन बना रहे हैं ना, तो वो क्या होगा कि उसके कैरेक्टर्स अगर अपन बाद में भी सो करते हैं, अगर हम उन सीड्स को बाद में भी सो करते हैं तो उन सीड्स में वो हाइब्रिड कैरेक्टर्स मेंटेन रहेंगे, ठीक है। हमको हर साल वो सीड्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीड्स हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और उसमें कैरेक्टर्स भी जो हैं वो सेग्रीगेट नहीं होंगे। दिस पार्ट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। तो ये तो हो गया एपोमिक्सिस और ये हो गई उसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है। The next question is differentiate between the hypocotyl and the epicotyl, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर हमसे कुछ डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है, तो वी विल ट्राई कि हम हमेशा उस चीज़ का इंट्रोडक्शन या उस चीज़ की जो डेफिनेशन है, जो प्रॉपर डेफिनेशन, वो उसका फर्स्ट डिफरेंस रखें, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन का मतलब ही क्या होता है कि वो उस चीज़ को पूरा डिफाइन कर रही है, ठीक है। तो जो बेसिक डिफरेंस है ना वो विल गेट फ्रॉम देयर ओनली, तो वी शुड ऑलवेज मेक द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग और द डेफिनेशन पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग एज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डिफरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट अपना क्या है डिफरेंशिएट बिटवीन का हाइपोकॉटिल एंड द एपिकॉटिल, ठीक है। एपिकॉटिल जो होता है, अब एपिकॉटिल एक आप कॉलम बना लो, एक एपिकॉटिल का और एक हाइपोकॉटिल का, ठीक है। जो एपिकॉटिल है वो क्या होता है, इट इज दैट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, okay. Now epicotyl is that part of the embryonal axis that is present above the level of the attachment of the cotyledons, ठीक है। That part of embryonal axis that is present above the level of attachment of the cotyledons is known as the epicotyl, ठीक है। अब हाइपोकॉटिल क्या होता है, दैट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस दैट इज प्रेजेंट बिलो द लेवल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द कॉटिलिडन्स इज नोन एज द हाइपोकॉटिल, ठीक है। नाउ
जब एपिकॉटल एलोंगेट हो रहा है ना, मतलब जैसे इनका एलोंगेशन प्रोसेस है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि अगर एपिकॉटल ग्रो कर रहा है तो कॉटिलेडन्स कभी सॉइल के बाहर नहीं आएंगे, मतलब वो जहाँ है वहीं रहेंगे, ठीक है। अगर ग्रोथ हुई तो इस चीज़ की ग्रोथ होगी, ठीक है, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट की। तो कॉटिलेडन्स जो हैं दे विल रिमेन इनसाइड दी सॉइल, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू द हाइपोकॉटिल, it brings out the hypocotyl grows only to brings out the cotyledons above the level of the ground, ठीक है। now the epicotyl terminates into the plumule or terminates as the plumule, ठीक है। ये जो ग्रोथ होता है इसकी जो टिप होती है उसको अपन क्या कहते हैं, प्लूम्यूल, ठीक है। प्लूम्यूल क्या है, द शूट एपेक्स या तो स्टेम का टिप, ठीक है। व्हाट इज अ प्लूम्यूल, इट इज द स्टेम टिप, जो फ्यूचर प्लांट होगा उसकी क्या है, ये स्टेम की टिप है, ठीक है। एंड द हाइपोकॉटिल टर्मिनेट्स एज द रेडिकल। व्हाट इज द रेडिकल, इट इज द root tip of the future plant, okay। and the radical in the hypocotyl, it is also covered with a root cap, okay। we don't need to read it write it in the differentiation part, but the three basic difference that we could write are the definition first of all, कि एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट जो कि कॉटिलेडन्स के ऊपर है दैट इज द एपिकॉटिल, द पार्ट दैट लाइज बिलो द अटैचमेंट ऑफ द कॉटिलेडन्स एज द is the hypocotyl, okay। now epicotyl terminates as plumule, that is the stem tip, okay, and the hypocotyl terminates as the radical, that is the root tip, okay, of the future plants जो कि अब इसमें grow करने वाला है। the epicotyl growth will not affect the growth of the cotyledons, okay, it won't bring this cotyledons out of the soil, but when we talk about the hypocotyl growth, if the hypocotyl growth, the cotyledon level will also, you know, come up, they will come out of the soil, okay। इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन। जब एपिकॉटिल ग्रो कर रहा होता है ना, जब एपिकॉटिल ग्रो कर रहा है और कॉटिलेडन क्या होता है कि सॉइल के अंदर रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोजियल germination। when the epicotyl grows to keep the cotyledons in the soil, ठीक है। और एपीजियल जर्मिनेशन किसको बोलेंगे, when the hypocotyl grows to bring the, ऊपर लिख रही हूँ बाकी का, cotyledon outside the soil, ठीक है। अगर आपको ये पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लग रहा है तो यू गाइस कैन कीप इट टू 2 पॉइंट्स, फर्स्ट इज द डेफिनेशन एंड सेकेंड वन इज द प्लूम्यूल एंड द रेडिकल पॉइंट, ठीक है। द नेक्स्ट डिफरेंशिएशन इज बिटवीन द इंटेग्यूमेंट एंड द टेस्टा, ठीक है।
अब व्हाट इज इंटेग्यूमेंट, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इंटेग्यूमेंट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द, और दीज आर द कवरिंग्स ऑफ द ओव्यूल. ओके, एंड व्हाट इज टेस्टा? टेस्टा इज द आउटर कवरिंग ऑफ द seed. Okay, now the second point is integument is thin. Okay, integuments are thin and they are multi-layered, like it has 3 to 4 layers of integuments. इंटेग्यूमेंट्स में क्या होती है, मतलब 2 लेयर तो आप मान के चलो, उसके अंदर की लेयर तो अपन बात ही नहीं कर रहे. इंटेग्यूमेंट्स क्या होती है, 2 लेयर्स होती है. ठीक है, टेस्टा क्या होती है, सिंगल लेयर्ड होती है. ठीक है, टेस्टा क्या होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, जबकि इंटेग्यूमेंट क्या होती है, 1 या 2 लेयर होते हैं. ओके, नाउ द इंटेग्यूमेंट इज थिन. ठीक है, वेयर एज द टेस्टा इज थिक. ये क्या हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए. फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन, सेकेंड वन इज इंटेग्यूमेंट्स आर two इंटेग्यूमेंट्स आर प्रेजेंट, राइट, द इनर वन एंड द आउटर वन. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द टेस्टा, टेस्टा तो है ही खुद आउटर लेयर, उसी को तो हमने टेस्टा बोला है, तो इट इज सिंगल लेयर्ड. ठीक है, थर्ड वन इज द इंटेग्यूमेंट इज थिन, द टेस्टा इज थिक. ओके, the integument it is a pre-fertilized structure. ठीक है, we can write it down like that कि it is a pre-fertilized structure. ठीक है, whereas the testa is the post-fertilized structure. ठीक है, fertilization के बाद ही ऐसा होता है कि जो ovules हैं वो seeds में convert होते हैं. ठीक है, और सिमिलरली क्या होता है कि इंटेग्यूमेंट्स भी क्या होते हैं, टेस्टा में और टेगमेन में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, प्री फर्टिलाइज स्ट्रक्चर है एक, और वो क्या है, एक पोस्ट फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द पेरिस्पर्म एंड द पेरिकार्प. ठीक है, पेरिस्पर्म क्या होता है कि जब मैच्योर सीड्स में जब न्यूसेलस बच जाता है. ठीक है, जब मैच्योर सीड्स में क्या होता है कि न्यूसेलस अभी भी रिमेनिंग है, अभी भी परसिस्टेंट है. ठीक है, और वो ओव्यूल से या जो एम्ब्रियोसाइक है डेवलपिंग, उससे कंज्यूम नहीं किया गया है. ठीक है, तो उस परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म. ठीक, फर्स्ट पॉइंट पेरिस्पर्म का ये हो गया. पेरिकार्प क्या होता है कि इट इज द कवरिंग ऑफ अ फ्रूट. ठीक है, दैट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी वॉल. व्हाट इज द पेरिकार्प? इट इज द कवरिंग ऑफ द फ्रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी वॉल. ओके, दिस वाज द फर्स्ट डिफरेंस. Okay, the definition part. Second is the perisperm is the part of the seed. ठीक है, whereas the pericarp is the part of the fruit. ठीक है, अभी हमने उसके डेफिनेशन में क्या देखा कि जो न्यूसेलस अभी भी परसिस्टिंग है सीड्स के अंदर, मैच्योर सीड्स के अंदर, उसको हमने क्या बोला, पेरिस्पर्म. ठीक है, जबकि पेरिकार्प क्या था कि ओवरी का वॉल था वो. ठीक है, तो ये क्या हो गया दूसरा डिफरेंस, कि ये क्या होता है, पार्ट ऑफ सीड होता है, और ये क्या होता है कि पार्ट ऑफ फ्रूट होता है. ठीक है, पेरिस्पर्म जो होता है, जो परसिस्टेंट न्यूसेलस होता है, दैट इज यूजुअली ड्राई. ओके, वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट द पेरिकार्प, इट कुड बी ड्राई, इट कुड बी फ्लैशी. ओके, सो दिस इज द थर्ड डिफरेंस, दैट द perisperm is usually dry, but if we talk about the pericarp, it could be fleshy or it could be dry. ठीक है, now pericarp जो होती है ना, that is present outside all the fruits. ठीक है, ये क्या होती है, सभी फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है. लेकिन अगर अपन बात करें तो पेरिस्पर्म हर किसी सीड में नहीं प्रेजेंट होगा. ठीक है, फ्रूट्स के अंदर ही सीड्स होती है ना,
तो हर किसी फ्रूट की सीड में वी वोंट फाइंड अ पेरिस्पर्म। कुछ ही सीड्स ऐसी होती है जिसमें क्या होता है कि न्यूसेलस प्रेजेंट हो, मतलब परसिस्टेंट न्यूसेलस अभी भी है, बाकी पेरिकार्प विल ऑलवेज यू विल फाइंड इट ऑन द फ्रूट, ठीक है, वेयर एज यू वोंट फाइंड अ पेरिस्पर्म इनसाइड एवरी सीड ऑफ द फ्रूट। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे कि मेन इसके डिफरेंस हो जाएंगे। एक डिफरेंस आप ये भी लिख सकते हो कि जो पेरिस्पर्म है इट इज जनरली नॉन फंक्शनल इन द सीड। जब वो न्यूसेलस है ना तब तो वो उसको खाना दे रहा था, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करा रहा था, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल को, एम्ब्रियो सैक को, जिसको भी। लेकिन जब अपन ने बात की पेरिस्पर्म की तो ये जनरली नॉन फंक्शनल हो जाता है सीड के लिए। ओके, बट अगर अपन बात करें पेरिकार्प की तो ये क्या हो जाएगा कि इट हेल्प्स इन न्यूट्रिशन, मतलब वो क्या होता है कि काफ़ी बार नॉन फंक्शनल भी होता है द पेरिस्पर्म, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पेरिकार्प इट डज फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑलवेज, ठीक है, फंक्शनल है मतलब वो, ठीक है, इट इज फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द न्यूट्रिशन ऑफ द फ्रूट। तो ये क्या हो जाएंगे आपके 4-5 बेसिक डिफरेंसेस हो जाएंगे। ओके, द अनदर पॉइंट that is the difference between the coleoptile and the coleorhiza, ठीक है। coleoptile जो होता है वो क्या होता है कि it is a follicular structure, ठीक है, ये क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है that encloses और that covers the few लीफ प्राइमोर्डियास, ठीक है। अपन ने एपिकॉटल पढ़ा था, एपिकॉटल क्या था कि एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कि कॉटिलिडन के अटैचमेंट के लेवल के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो तो क्या हो गया, अपन ने उसको एपिकॉटल बोल दिया। अब एपिकॉटल जो है या वो क्या होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, प्लूम्यूल में या शूट एपेक्स में, ठीक है। तो उस शूट एपेक्स पे क्या होते हैं कि कुछ लीफ प्राइमोर्डियास होती है, छोटे छोटे लीफ प्राइमोर्डियास प्रेजेंट होते हैं। कोलियोप्टाइल क्या करता है कि उनको कवर करता है, ठीक है, इट फॉर्म्स अ कवर और इट कवर्स दी लीफ प्राइमोर्डियास प्रेजेंट ऑन दी एपिकॉटल, ठीक है। कोलियोराइजा इज एंड कोलियोराइजा क्या करता है कि ये जो हाइपोकॉटल होती है टर्मिनेट्स एज द रेडिकल, तो कोलियोराइजा क्या करता है कि वो उसको कवर करता है, ठीक है। इट इज़ अ अनडिफरेंशिएटेड शीथ, ठीक है, इट इज़ एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ दैट कवर्स द रेडिकल एंड रूट कैप ऑफ द प्लांट। ओके, नाउ कोलियोप्टाइल में क्या होता है, इट हैज़ अ टर्मिनल पोर। ओके, इसमें क्या होता है, एक पोर होता है जिससे क्या होती है कि जो लीफ होती है वो इमर्ज कर सके, ठीक है। कोलियोप्टाइल हैज़ अ टर्मिनल पोर और इट हैज़ अ पोर फ्रॉम विच द लीफ कैन इमर्ज, ठीक है। Whereas the coleorhiza is a solid structure, it does not have any pore. Okay, it is a solid structure. Okay, the third point is that coleoptile it protects the plumule during the emergence from the soil, ठीक है। ये क्या करता है कि इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। अपन इसको इस पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि जो कोलियोप्टाइल है इट हैज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन, इट प्रोटेक्ट्स द plumule while it is growing out from the soil, whereas the coleorhiza does not necessarily protect the root while it is emerging inside the soil. Okay, the coleoptile जो होता है इट इज ग्रीन इन कलर, ठीक है, इट इज ग्रीन इन कलर। तो ये क्या होता है कि जब इमर्ज हो जाता है ना तो इट डज हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, वेयर एज द कोलियोराइजा इज नॉन ग्रीन। ओके,
अपन इसको ये लिख सकते हैं कि इट इज ग्रीन एंड इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, वेयर एज द कोलियोराइजा रिमेन्स non-green and it does not help in the photosynthesis. Okay, the one more thing that we can write is coleoptile is the part that will be present outside the soil in the plant, and the coleorhiza is a part that will remain in the soil inside the in the plant. Okay, it the coleoptile, it grows beyond the grain also. Okay, whereas the coleorhiza, it stops after the emergence of the grain, it just stops growing. ठीक है, whereas the coleoptile, it does grow after the emergence of the grain. Okay, so this was all about the differences. Now we are supposed to discuss about the the questions that are present in between the your NCERT books or in between this chapter. ठीक है, okay, so the first question that is present in between your books is that list at least 5 flowers of ornamental value that are commonly cultivated at homes and in gardens. ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि उन 5 फ्लावर्स का नाम बताओ जो कि हम घर में या गार्डन में ग्रो करते हैं, विच आर ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू. ठीक है, तो उसमें अपन अगर अपन खुद भी सोचने चलें कि अपन कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं, तो आई गेस फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा बाय द वे वन मोर थिंग, दीज क्वेश्चंस वोंट कम इन योर एग्जाम, बट येस जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कसिंग वी आर डिस्कसिंग. ओके, सो उसमें क्या आ जाएगा कि फर्स्ट इज द रोज. ओके, रोज इज अ वेरी कॉमन फ्लावर जो अपन घर में गार्डन्स में ग्रो करते हैं. ठीक है, ऑर्किड्स ले सकते हैं अपन. ठीक है, लिलीज ले सकते हैं अपन, मैरीगोल्ड के फ्लावर्स को ले सकते हैं अपन. ठीक है, दीज आर सम फ्लावर्स जो कि अपन क्या करते हैं एज एन ऑर्नामेंटल वैल्यू अपन क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. ठीक है, जैस्मिन वी कैन ऑल्सो इंक्लूड. ओके, तो ये कुछ फ्लावर्स है जो कि ऑर्नामेंटल वैल्यू के हैं और अपन क्या करते हैं, इनको ग्रो कर सकते हैं घर में. ठीक है, if you guys want to write it down, you can write it down in your notebooks. Okay, the second question is find out the names of 5 more flowers that are used in social and cultural celebrations in your family. ठीक है, और 5 फ्लावर जो कि अपनी डे टू डे लाइफ में या फंक्शंस में यूज होते हैं आर दी मोगरा, जिसका नाम है अरेबियन जैस्मिन. ओके, Mogra we call it in a local language. Its name is Arabian jasmine. Okay. The another one is if you've heard of Chandni the flower. Okay. So this is also used in such functions. Its name is crepe jasmine. Okay. Its name is crepe jasmine. The third one is the flower of Rajnigandha. Okay, its name is tuberose. Okay, tuberose is the name of the Rajnigandha. I'm just telling you this for the sake of discussing or for the sake of just telling you. It does not have some importance in your exams. Okay, the third one is carnations. Okay, the sunflowers एंड द ट्यूलिप्स. तो ये क्या हो जाएंगे, कुछ 5 फ्लावर्स हैं जो कि अपन इन कल्चरल फंक्शंस में यूज़ करते हैं. सनफ्लावर, ट्यूलिप, कार्नेशंस. ओके, एंड द रजनीगंधा फ्लावर्स. ओके, जिसको हमने क्या बोला, ट्यूबरोस. द चांदनी फ्लावर जिसको अपन ने क्या बोला, क्रेप जैस्मिन. एंड द लास्ट वन इज द अरेबियन जैस्मिन, दैट इज द मोगरा. ओके, the third question is have you heard of
फ्लोरिकल्चर एंड व्हाट डज इट रेफर टू. ठीक है, फ्लोरिकल्चर क्या होता है कि कल्टीवेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, जब अपन फ्लावर्स को ग्रो करते हैं, हम जब उन फ्लावर्स को उगाते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं. द कल्टीवेशन ऑफ द फ्लावर्स इज नोन एज द फ्लोरिकल्चर एंड स्पेशली व्हेन वी आर डूइंग इट फॉर द ornamental purpose. Okay, this is known as the floriculture. Now the fourth question is two parts in a flower in which the two most important units of sexual reproduction develop. ठीक है, it is asking for the two parts in a flower जिसमें कि क्या होता है, the most important स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. ठीक है, तो वो दो पार्ट्स कौन से होंगे, स्टेमन एंड पिस्टल. ठीक है, स्टेमन मेल पार्ट होता है. ठीक है, गाइनोशियम के अंदर जो मेल पार्ट होता है दैट इज द स्टेमन. उसी में क्या होता है, एंथर और फिलामेंट्स होते हैं. ठीक है, वहीं से तो पोलन ग्रेन रिलीज होता है. तो इसलिए क्या हो जाएगा कि स्टेमन एक पार्ट हो जाएगा जहाँ पे अपने जो मेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो यूनिट्स है वो वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं. ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, पिस्टल, मतलब स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी. ओके, तो वो क्या हो जाएगा, पिस्टल क्या हो जाएगा, वो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा जहाँ से क्या हो रहा है, अपना जो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है या जो इम्पॉर्टेंट यूनिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, ओव्यूल के अंदर ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है. ठीक है, उसी के अंदर से तो एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा है. आप ओवरी स्पेसिफिकली ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं. ठीक है, और स्टेमन में भी आप स्पेसिफिकली एंथर को आप नेम कर सकते हैं. ओके, द फिफ्थ क्वेश्चन फॉर दिस क्लास एंड द लास्ट वन फॉर दिस क्लास इज हाउ टैपिटल सेल्स कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट. वी नो हाउ इट कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट. जब फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं तब. ठीक है, जस्ट अगर जो भी न्यूक्लियस है जो सिर्फ फ्रीली डिवाइड कर रही है, द न्यूक्लियर डिविजन्स व्हेन आर नॉट फॉलोड बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन. ठीक है, तो तब क्या होगा, सेल तो एक ही रहेगा. ठीक है, सेल अपना क्या है, एक ही है. लेकिन जब न्यूक्लियस ने क्या किया कि डिवाइड किया. ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड करके क्या कर गई, दो बन गए. लेकिन when the nuclear divisions are not followed by the cell wall formation, it leads to multinucleate stages. okay, तो कैपिटल में भी सेम हुआ कि जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो क्या हुए, सेल वॉल फॉर्मेशन से फॉलोड नहीं किए गए, इसलिए द कैपिटल सेल आर पॉलीप्लॉइडी और डाइप्लॉइडी. ठीक है, so this is all about today's class. In the next class we'll complete this question and the answers and we'll try to give an introduction of our next chapter. Okay, thank you.